नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर की। जहांगीर अकबर के बाद गद्दी पर बैठता है और ये अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करता है। हालांकि बाद में इसकी माँ जोधाबाई या हरकाबाई अपने पति को समझाती है और फिर अकबर अपनी पत्नी और जो टोडरमल वगैरह रहते हैं उनके कहने पर सलीम को माफ़ कर देते हैं। और फिर अकबर की मृत्यु के बाद सलीम अगला शासक बनता है। सलीम जहांगीर के नाम से शासक बनता है और 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन करता है। इनकी माता का नाम था हरका या जोधाबाई, जो कि आमेर की राजकुमारी थी। इनका जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था और बचपन का नाम था सलीम, क्योंकि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इनका नामकरण हुआ, क्योंकि इनकी दुआ से ये इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न ये होती है कि हम देखते हैं कि अकबर सलीम चिश्ती की दरगाह पर पैदल गया था। तो यहाँ पर देखना हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि अजमेर की जो चिश्ती दरगाह है वहाँ पर अकबर गया था। तो ऐसा नहीं है। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो आपको फतेहपुर सीकरी में मिलेगा, आगरा में मिलेगा आपको। वहीं पर जो अजमेर है वहाँ पर आपको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह मिलेगा, जो कि भारत में चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे और भारत में पहले संत थे जो कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आते हैं और भारत में सूफी परंपरा की शुरुआत करते हैं। तो वो अलग है। हालांकि अकबर उनके दर्शन करने के लिए भी गया था और उसी दौरान नागौर दरबार का आयोजन हुआ था। लेकिन अकबर जिस चिश्ती दरगाह में पैदल पदयात्रा करते हैं और तो वह कौन सी है, वह है सलीम चिश्ती की दरगाह, जो कि आपको अजमेर की बजाय आपको कहाँ मिलेगी, फतेहपुर सीकरी में। अब यहाँ पर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, ये भी चिश्ती परंपरा के एक प्रमुख संत थे। अकबर इनसे प्रभावित था और इन्हें अपना गुरु मानता था। साथ ही साथ अकबर को इन्हीं के आशीर्वाद से कहते हैं कि उनके यहाँ बेटा हुआ और अकबर ने उसका नाम इनके नाम पर सलीम रखा। अकबर जहांगीर को प्यार से शेखू बाबा बुलाता था और 1585 ईस्वी में जब इसका विवाह भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ कर दिया गया। भगवान दास कौन थे, तो भारमल का ये बेटा था। तो कह सकते हैं कि जो अकबर है, अकबर की जो पत्नी है जोधा या हरका भाई, उसका भाई था भगवान दास और उसकी जो बेटी थी, यानी कि कह सकते हैं कि उसका विवाह, बहन भाई का विवाह यहाँ पर हो रहा है एक प्रकार से। तो यहाँ पर भगवान दास की पुत्री मानबाई का विवाह यहाँ पर होता है और इसको शाह बेगम की उपाधि देते हैं। हालांकि मानबाई जहांगीर की गलत आदतों से परेशान होकर बाद में आत्महत्या कर लेती है। जहांगीर की अन्य महत्वपूर्ण पत्नियों की बात करें तो मानबाई से खुसरो, जो कि सबसे बड़ा पुत्र था, वह होता है और आगे चलकर हम देखेंगे कि खुसरो भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करता है। दूसरी पत्नी थी जगत गोसाई या जोधाबाई, ये थी मारवाड़ की राजकुमारी। अब यहाँ पर जो मुगल इतिहास है, यहाँ पर एक विवाद ये खड़ा होता है कि जोधाबाई अकबर जहांगीर की माँ थी या जहांगीर की पत्नी। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में ये क्लियर करने का प्रयास किया था कि इतिहासकार पूर्ण बहुमान्य मत तो यह है कि जोधाबाई और हरकाबाई एक ही महिला थी जो अकबर की पत्नी थी, लेकिन अलग अलग इतिहासकार यहाँ पर अलग अलग टिप्पणी करते हैं। राजस्थान के ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि जोधाबाई जोधपुर की जो राजा थे, मोटा राजा जैसे उदय सिंह की ये बेटी थी और इसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। जबकि वो ये मानते हैं कि हरकाबाई जो थी वह आमेर की राजकुमारी थी और उसका विवाह अकबर के साथ हुआ था। जबकि एक मत ये भी चलता है कि हरकाबाई जोधाबाई की छोटी बहन थी और जोधाबाई की शादी अकबर के साथ हुई और अकबर की पत्नी जोधाबाई की जब मृत्यु हो गई, हरकाबाई की जब मृत्यु हो गई, तो उसकी छोटी बहन जोधाबाई की शादी अकबर के साथ कर दी गई। तो ये तीन अलग अलग मत चलते हैं, जोधाबाई और हरकाबाई दोनों एक थी या अलग अलग थी, इस विषय पर ज़्यादातर विद्वान इस बात पर सहमत है कि जोधाबाई और हरकाबाई दोनों एक ही महिला थी। अब यहाँ पर जगत गोसाई या जिसे जोधाबाई भी कहते हैं, जोधाबाई इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र की ये राजकुमारी थी और खुर्रम शाहजहाँ के साथ में इनका विवाह होता है।
साहिब ए जम्बाल जो इनकी एक खुर्रम के साथ विवाह नहीं होता इनका, खुर्रम इनका पुत्र रहता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जगत गोसाई ये जोधाबाई मारवाड़ की राजकुमारी रहती है, जहांगीर की प्रमुख पत्नियों में से एक रहती हैं और इन्हीं से जो बेटा होता है वह होता है खुर्रम, जो कि आगे चलकर 1627 से 1658 तक ये अगला शासक बनता है और शाहजहां इसका नाम ये उपाधि लेगा। आगे अगली पत्नी देखते हैं साहिब ए जम्बाल, परवेज़ नाम का बेटा होता है और एक रखेल से शहरयार नामक एक बेटा और इनका होता है। तो जहांगीर की कुछ प्रमुख पत्नियां और प्रमुख संतानें यहाँ पर हमने देखी। मृत्यु से पूर्व 1605 ईस्वी में अक्टूबर में अकबर ने सलीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि सलीम विद्रोह करता है और बाद में जो अकबर रहता है वह अपनी पत्नी और टोडरमल के कहने पर, समझाने पर वह सलीम को माफ़ कर देता है। फिर सलीम अकबर से मिलने आता है, माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पर अपनी मृत्यु से पहले अकबर सलीम को अपना वारिस, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। शासक बनने के बाद जहांगीर ने 12 राजकीय आदेश जारी किए। उसकी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में ये 12 आदेश उल्लिखित हैं। कुछ प्रमुख आदेशों को अगर हम देखें तो तमगा एवं मीर बहरी कर वह समाप्त करता है। अब एक चीज़ ये याद रखना कि पूरे मुग़ल काल में 2 ही ऐसे बादशाह हुए, 2 ही ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। पहले तो संस्थापक बाबर हैं, जो अपनी आत्मकथा चगताई तुर्क भाषा में लिख रहा है, जिसको हम बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी कह रहे हैं। वहीं पर यहाँ फ़ारसी भाषा में जहांगीर अपनी आत्मकथा लिख रहा है, तुजुक-ए-जहांगीरी। अब इसमें 12 आदेश इसके कौन कौन से मिलते हैं, तो कुछ प्रमुख आदेशों को देखते हैं। तमगा एवं मीर बहरी कर वह समाप्त करता है। हम देखते हैं कि बाबर भी अपने जब उसको क्या बोलते हैं 27 में जब वह खानवा का युद्ध करने के लिए जाता है राणा सांगा के खिलाफ, तो हम देखते हैं कि वह न केवल अपने सैनिकों को शराबबंदी की बात करता है, जिहाद की बात करता है, बल्कि वह तमगा नामक कर भी समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर ये जहांगीर भी इस तमगा नामक कर को समाप्त करता है और मीर बहरी कर जो था वह तट कर था, इसको वह समाप्त करता है। तमगा यहाँ पर व्यापारी कर था। अब इसके बाद में देखिए सैनिकों के वेतन में 20% तक वह वृद्धि करता है। राज्य में शराब एवं नशीले पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगा देता है। राजमार्गों के आसपास के क्षेत्रों को आबाद करता है। अब ये देखना, शराब एवं नशीले पदार्थों पर ये रोक तो लगा रहा है, लेकिन खुद एक नंबर का नशेड़ी और अफीम चबाने वाला आदमी ये रहता है। राजमार्गों के आसपास के क्षेत्रों को आबाद करता है। नगरों में राजकीय खर्च पर चिकित्सालयों का निर्माण करता है। खालिसा भूमि के अधिकारी एवं जागीरदार बादशाह की अनुमति के बाद ही परस्पर वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, ऐसा वह आदेश देता है। खालिसा भूमि कौन सी थी, तो खालिसा भूमि वह थी जो सीधे बादशाह के अधीन आती थी, ठीक है। और यहाँ के जो अधिकारी हैं और जो जागीरदार हैं वो बादशाह की अनुमति के बिना एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं करेंगे, वरना क्या होता था कि जो राजा के ही आसपास के जो अधिकारी होते थे आपस में रिश्तेदारी बना लेते थे और बाद में जब कोई एक विद्रोह करता था तो दूसरा स्वाभाविक तौर पर उसका साथ दे देता था। इससे उनके विद्रोह को दबाने में बड़ी चुनौती होती थी। इसलिए इन्होंने कहा कि भैया अगर हमारे राज्य के अंदर जो स्टेट है उनको छोड़कर जो सेंट्रल है, जो सीधे जहाँ की भूमि सीधे सुल्तान के बादशाह के अधिकार क्षेत्र में आ रही है, यहाँ पर की भूमि पर जो अधिकारी हैं, जागीरदार हैं, उन्हें अगर विवाह संबंध स्थापित करना है तो पहले हमें बताना होगा और हमसे परमिशन लेनी होगी। अपराधियों को अमानवीय दंड देने पर यह रोक लगा देता है, यानी कि जो अपराध पर दंड व्यवस्था है उसको थोड़ी कमज़ोर करता है, मतलब थोड़ी लचीली करता है इसको ये। तंबाकू के सेवन पर पाबंदी लगा देता है। व्यापारियों का गट्ठर राजकीय कर्मचारी बिना उनकी अनुमति के नहीं खोलेंगे। ये व्यापारियों के हितों में यह फैसला वह करता है। 10वां उसका आदेश रहता है, किसी अमीर की मृत्यु पर उसकी संपत्ति का अधिकारी उसका उत्तराधिकारी होगा
और उत्तराधिकारी न होने पर संपत्ति राज्य के पास जाएगी, जिसे राज्य शिक्षा व जनकल्याण पर खर्च करेगा। ऐसा ही कुछ कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक जैसे शासक आगे हम देखेंगे कि वह करते हैं कि भैया अगर मालिक मर गया है तो उसकी संपत्ति या तो उसके बेटे को या परिवार में किसी को मिलेगी, अगर वो भी नहीं है तो उसके दास को मिल जाएगी। यहाँ पर जहांगीर इतना उदार तो नहीं होता है, लेकिन वह कहता है कि अगर किसी अमीर की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी उस क्षेत्र का मालिक होगा, लेकिन अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो वह संपत्ति राजकोष में जमा होगी और वह अगर कोई क्षेत्र है तो वह राज्य सीधे सेंट्रल के अधीन आएगा और उससे जो टैक्स या फिर वहाँ से जो पैसा मिलेगा उसको हम शिक्षा पर खर्च करेंगे और जन कल्याण पर खर्च करेंगे। जहांगीर की प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था अकबर की तरह उदार बनी रही। हम देखते हैं कि अकबर के काल में भी, चूँकि अकबर भी एक हिंदू माता से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह भी उदार था और उसके जीवन में भी काफ़ी उदार प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उसके पिता खुद उदार थे, उसकी शिक्षा काफ़ी उदार शिक्षकों के माध्यम से हुई। तो जैसा बचपन में परवरिश और जैसा सामाजिक माहौल बचपन में मिलता है, आदमी वैसे ही बन जाता है। आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोग अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके साथ बचपन में ज्यादती हुई, किसी अंकल ने, किसी आंटी ने, कोई छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, उनके साथ में अश्लील हरकतें या फिर कहने का मतलब है कि उनको शोषण उनका हुआ। तो वो बच्चे बड़े होने के बावजूद उनके मन में ये डर बना रहता है और अक्सर वो अपने बच्चों के लिए आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा सिक्योर रहने की कोशिश करते हैं। तो एक बचपन में जो कोई भी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती है ना, वो ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रह जाती है। आज भी आप देखना, अगर बचपन किसी का अच्छा बीता है तो वह अच्छा निकलेगा, अगर बुरा निकला है, बुरा बीता है तो बुरा निकलेगा। अगर उसके साथ बचपन में गलत व्यवहार किया गया है, समाज ने उसके साथ गलत व्यवहार किया है, तो वह भी आगे चलकर समाज के लिए एक बुरा व्यक्ति साबित होगा। यही कारण है कि आपको भी आपके बचपन की चीज़ें ज़्यादा याद होगी और कुछ ऐसी चीज़ें याद होंगी ज़्यादा जो या तो बहुत नेगेटिव होगी और या फिर वो बहुत पॉजिटिव होगी। तो इसी तरह से बचपन का जीवन और पारिवारिक जो परवरिश होती है वह मायने रखती है कि आगे व्यक्ति का भविष्य में चरित्र कैसे बनेगा। अकबर का जो बचपन का जीवन था वह बहुत ही शानदार और उदार व्यक्तियों के बीच में रहा, इसलिए वह उदार निकला। ऐसे ही जहांगीर भी निकलता है। हालांकि जहांगीर कुछ ऐसी हरकतें भी करता है, जैसे यह सिख गुरु को मरवा देता है और बहुत सारे ये ऐसे काम भी करता है। इसीलिए जहांगीर यहाँ पर कुछ अपवाद हमें देखने को मिलेंगे। जहांगीर ने महल के बाहर 30 गज लंबी सोने की चैन लगवाई, जिसमें जंजीर सोने की चैन बोले तो जंजीर वाली चैन जो 160 जो कितनी थी, जिसमें 60 घंटी थी। ठीक है, अब 160 घंटी थी। बाबर के बाद जहांगीर एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। तो जो जहांगीरी शासन के 17 वर्षों का वर्णन इसमें मिलता है और 17 से 19वें वर्ष का वर्णन मुतबित खां ने इसमें किया और इस ग्रंथ को पूरा किया। अब ये बात ध्यान रखना कि अकबर मेवाड़ के 3 शासकों के विरुद्ध सेना अभियान भेजता है, उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह। अकबर द्वारा अंतिम मेवाड़ अभियान 1599 ईस्वी में अमर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जहांगीर द्वारा मेवाड़ के विरुद्ध भेजे गए कुछ अभियानों की अगर हम बात करें तो 1605 ईस्वी में आसफ खां और शहजादा परवेज़ के जरिए भेजता है, जो असफल रहता है। 1608 में महाबत खां, ये भी असफल। 1609 में अब्दुल खां, ये भी असफल। 1610-11 में राजा बसु, ये भी असफल। 1612 ईस्वी में मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ये भी असफल। 1613 ईस्वी में खुर्रम यानी कि शाहजहाँ यहाँ पर जाता है और जहांगीर भी अजमेर क्या था, इनका राजपूताना क्षेत्र को कंट्रोल करने का सेंटर था। आगे चलकर अंग्रेज भी राजपूताना क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए अजमेर को ही अपनी सैनिक छावनी या अपने कंट्रोल रूम के रूप में स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर इसको सफल करते हैं और यहाँ पर फिर जो अमर सिंह होते हैं महाराणा प्रताप के वंशज, उनके साथ में ये संधि करते हैं। तो यहाँ पर भी ये पूरी तरह उसको नहीं हरा पाते हैं अमर सिंह को, इसलिए इनको यहाँ पर संधि करनी पड़ती है। और संधि के क्या कुछ प्रावधान रहते हैं कि 1615 ईस्वी मेवाड़ मुगल संधि कुछ होती है, जिसमें एक तरफ रहता खुर्रम
रहता है, ठीक है, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और दूसरी तरफ रहता है करण सिंह। यहाँ पर अमर सिंह खुद संधि नहीं करने आते हैं, अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह यहाँ पर संधि करने के लिए आता है। तो दोनों के बेटे आपस में मिलकर संधि करते हैं। मेवाड़ शासक मुगल सेवा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा, ये छूट देते हैं जहांगीर, किसको, अमर सिंह को। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, ये छूट भी देते हैं। और चित्तौड़ दुर्ग पर मेवाड़ शासक अधिकार तो रहेगा, परंतु वे इसका निर्माण व मरम्मत नहीं करवा सकेंगे, ठीक है। तो मेवाड़ शासकों का इस चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार तो रहेगा, लेकिन वह इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवा सकेंगे। नहीं तो ऐसा हुआ कि भाई ने दुर्ग को और अच्छे से करवा लिया और बहुत अच्छी व्यवस्था अंदर करवा ली और फिर मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर लिया। अब ये कुछ शर्तें, जब आप 3 शर्तें देखते हैं इनकी, और भी शर्तें रही होंगी लेकिन 3 प्रमुख है। तो ऊपर की 2 शर्तें कि हम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे और हम आपके दरबार में औपचारिक रूप से भी हम आपके दरबार में नहीं जाने वाले, उपस्थित नहीं रहने वाले आपकी सेवा में। तो ऐसी शर्तों को पढ़कर ये लगता है कि भाई युद्ध में मेवाड़ का पलड़ा भारी रहा और यहाँ पर जो अमर सिंह हैं उन्होंने संधि को अपने पक्ष में लाने में वो कामयाब रहे। अब 1606 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया, जिसे वह दबा देता है और उसे अंधा कर कैद कर लेता है। अब इसे अंधा क्यों करते हैं, तो मैं अपने हर वीडियो में ये समझाने का प्रयास करता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे एक सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर होता है। तो सुल्तान वो होता है जो खलीफा से खिल्लत प्राप्त करता है और खलीफा को अपने से सर्वोच्च मानता है, और बादशाह वो होता है जो खिल्लत वगैरह प्राप्त नहीं करता है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खुद शासक होता है और अपने आप को ईश्वर की छाया मानता है, परछाई मानता है, और खलीफा का सम्मान जरूर करता है लेकिन उससे कोई अनुमति वह नहीं लेता है। उसी तरह यहाँ पर जो क्या बताना था आपको, यहाँ पर जो अंधा उसको करवा देता, तो यहाँ पर शरीयत के अनुसार 2 तरह के लोग सुल्तान या शासक नहीं बन सकते हैं इस्लाम में। पहला वह व्यक्ति जो विकलांग हो और दूसरा वह व्यक्ति जो दास रहा हो। तो यहाँ पर अंधा करवाने से क्या हुआ, वह विकलांग हो गया और उसका बेटा था तो उसको जान से वह नहीं मार सकता था, इसलिए अंधा उसको करवा दिया ताकि उसको कम तकलीफ़ हो, फिर उसको एक बेहतर जीवन वह दे सके। तो यहाँ पर जो करीबी रिश्तेदार होते थे, जो सत्ता की दावेदारी पेश कर सकते थे, चाहे वो बेटे हो चाहे भाई हो, तो जब ऐसे किसी मुस्लिम शासक को उनसे बचना होता था तो वे उनको पकड़कर अंधा करवा देते थे या उनके हाथ पैर काट देते थे। अब हाथ पैर काटेंगे तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी, लेकिन अंधा करवाएंगे तो थोड़ी कम तकलीफ़ होगी, इसलिए अंधा करवा देते थे और फिर बराबर उनकी देखभाल करते थे जेल में। तो इसलिए ये ज़्यादातर शासक हम देखते हैं कि वह अपने भाइयों को पकड़कर, अपने बच्चों को पकड़कर अंधा करवा दे रहे हैं। अब खुसरो के विद्रोह का समर्थन 2 संत करते हैं। पहले होते हैं अर्जुन देव जी, जो कि सिख धर्म के 5वें सिख गुरु होते हैं, और इनके विषय में आपको पता ही होगा कि इनके समय पर हम देखते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनका संकलन होता है। जो ग्रंथ है बहुत प्रमुख ग्रंथ है सिख धर्म का। और दूसरे होते हैं सूफी संत निज़ामुद्दीन फारूकी, जो कि चिश्ती सिलसिले के संत होते हैं। अब यहाँ पर जो जहांगीर होता है वह सूफी संत निज़ामुद्दीन फारूकी को तो अपने राज्य से निकल जाने का आदेश देता है। क्यों? क्योंकि उसने खुसरो का समर्थन किया, लेकिन वह उसको कठोर दंड इसलिए नहीं देता क्योंकि उसके अमीर, उसके जो ज़्यादातर आबादी उसकी जो उसके प्रभाव में रहती है, उसके प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं वो मुस्लिम रहते हैं। तो अब उनके विद्रोह को न झेलना पड़े, इसलिए वह सीधे तौर पर इनको कहता है कि भाई आप निकल जाओ, आपको क्या ही सज़ा दी जाए। और जो अर्जुन देव रहते हैं वह अर्जुन देव को क्या देता है, मृत्यु दंड दे देता है। जहांगीर ने राजद्रोह का आरोप लगाया अर्जुन देव पर और उन्हें कहा कि आपको 2 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अर्जुन देव जुर्माना देने वसूलने का आदेश देते हैं अर्जुन देव से जहांगीर, लेकिन अर्जुन देव कहते कि भाई मैं पैसा क्यों दूँ आपको। तो इस तरह की वो बात करते हैं, दोनों के बीच में विवाद होता है और अर्जुन देव जो रहते हैं वह खुसरो को तरण तारण में शरण देते हैं। हम देखते हैं कि जो अर्जुन देव जी रहते हैं इनके समय से जो सिख गुरु या फिर सिख पंथ में थोड़ा सा राजनीतिकरण भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन देव की हत्या करवा देता है कौन, जहांगीर, और इनके पुत्र हरगोविंद को कैद कर लेता है।
लेकिन बाद में 1611 में इन्हें रिहा कर देता है हरगोविंद जी को। फिर गुरु हरगोविंद सिंह जी अगले सिख गुरु बनते हैं। फिर हरराय, फिर हरकिशन, फिर गुरु गोविंद सिंह जी, इस तरह के अगले सिख गुरु हमें देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि सूफी संत निज़ामुद्दीन फारूकी को दंडित करता है और अपने राज्य से निष्कासित करने का आदेश दे देता है कि भाई आप हमारे राज्य से निकल जाओ। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने शेख सलीम चिश्ती के पोते इस्लाम शाह के नेतृत्व में पूर्व की ओर अभियान भेजा। 1611 ईस्वी में इस्लाम शाह ने सोनार गांव कहाँ है? ये है बांग्लादेश में। तो इसको वह जीत लेता है। जैसोर के शासक प्रतापदित्य को वह हराता है। 1613 ईस्वी में कामरूप बोले तो आज का असम, इसको जीतता है। इसी समय जहांगीर ने बंगाल में अफगानों द्वारा किए गए विद्रोहों के दमन हेतु इस्लाम शाह को भेजा। अब अफगान सरदार ने दो भाइयों उस्मान खां और मूसा खां के नेतृत्व में विद्रोह किया और इन्हें 12 भुइया कहते हैं। अब देखो 12 भाई काउंसिल आपको मराठा साम्राज्य में पढ़नी है, तो 12 भाई काउंसिल अलग है जिसके प्रमुख नाना फडणवीस होंगे, लेकिन यहाँ पर 12 भाई नहीं 12 भुइया की बात हो रही है। तो 12 भुइया किनको कह रहे हैं? दो विद्रोही नेता, दो विद्रोही सरदार जो अफगानों का नेतृत्व कर रहे हैं। कहाँ पर? बंगाल क्षेत्र में। और इनका नाम क्या है? उस्मान खां और मूसा खां। और इनके विरुद्ध कौन आ रहा है? तो इनके विरुद्ध आ रहा है जो शेख सलीम चिश्ती के पोते हैं इस्लाम शाह, वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस्लाम खान ने इस विद्रोह का दमन किया। जहांगीर पहली बार अफगानों को मनसबदारी व्यवस्था में शामिल करता है। मनसबदारी व्यवस्था में मतलब उनको भी वह क्षेत्र देता है और ज़मींदारों की तरह उन्हें भी मनसब का मतलब होता है कि उन्हें पद देता है। ठीक है। अब मनसब और सवाल जैसी कुछ चीज़ें आपको आगे समझनी होगी कि मनसब मतलब कि 7,000 का मनसबदार बनाया, 6,000 का मनसबदार, 500 का मनसबदार। तो ये ऐसा था कि संख्या के हिसाब से इनका जो रहता था कि इनकी स्थान रहता था। सबसे प्रमुख जो मनसबदार रहता था वह 7,000 का मनसबदार रहता था और वह तकरीबन 21,000 तक ऐसा कुछ सेनाभार रख लेता था। हालांकि यह व्यवस्था हम आगे जाकर और अच्छे से देखेंगे। तो जिसका जितना बड़ा मनसब रहता था वह उतना ही सम्मानित व्यक्ति और उतना ही मजबूत व्यक्ति कहलाता था, क्योंकि वह उतनी ही ज़्यादा सेना रख सकता था। तो यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था में अफगानों को पहली बार कौन शामिल कर रहा है? जहांगीर शामिल कर रहा है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। अब 1611 ईस्वी में जहांगीर ने सेना भेजकर उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम दास पर अपनी पुत्री से विवाह करने हेतु दबाव डाला और ज़बरदस्ती अपनी बेटी का विवाह करवा देता है पुरुषोत्तम दास के साथ में। अब इसके बाद में जो जहांगीर के समय पर 1611 ईस्वी में ही सिंधु नदी के तट पर स्थित रोशनिया संप्रदाय के लोगों ने अहमद के नेतृत्व में विद्रोह किया, जिसे दबा दिया गया। 1615 ईस्वी में लाहौर में जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली का मकबरा बनवाया। अनारकली वही है जब ये सलीम था, मतलब कि जब युवा अवस्था में था तब ये अनारकली से बहुत प्यार करता था, जो कि अकबर के दरबार में नर्तकी ही डांस करने का काम करती थी। अकबर निम्न वर्ग की महिला के साथ विवाह करने के बहुत खिलाफ था, इसलिए वह जहांगीर यहाँ पर बिगड़ ना जाए या फिर इस तरह की महिला से विवाह ना करे, इसलिए वह अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनारकली है अपनी प्रेमिका उसका मकबरा वह बनाता है और यहाँ पर वही लाइन साबित होती है कि भैया पहला प्यार तो पहला प्यार होता है। उसको याद आती है और यहाँ पर वह अनारकली के पास पहुँच जाता है। लाहौर इस घटना का उल्लेख एकमात्र विदेशी यात्री विलियम फिच ने किया है कि वह अनारकली का मकबरा बनवा रहा है। अब जहांगीर ने बंगाल के सूबेदार कुतुबुद्दीन खां को एक अफगान जागीरदार जो कि वर्तमान पश्चिम बंगाल में अली कुली खां शेर अफगान को दंडित करने भेजा था और इस अभियान में दोनों मारे गए। जहांगीर ने शेर अफगान की पत्नी मेहरुन्निसा को आगरा बुलाया और सलीमा बानो की सेवा में रख दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब वह पहले ही यहाँ पर मेहरुन्निसा के प्यार में पड़ गया था। अब ये मेहरुन्निसा कौन है? आप एक नाम लेते ही समझ जाओगे, नूरजहाँ। नूरजहाँ की उपाधि ये मेहरुन्निसा को देगा। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब ये मेहरुन्निसा के
प्यार में पड़ गया था और ये ठीक उसको वैसे ही प्यार करने लगा था जैसे अनारकली से करता था। लेकिन इस समय तक अकबर ज़िंदा था और इसके मन में ये डर था कि अगर मैंने सबको बता दिया या अकबर को भनक लग गई तो ये भी कहीं ना कहीं चुनवा दी जाएगी अकबर के द्वारा। तो यहाँ पर वह काफ़ी कंट्रोल रखता है और कुछ इतिहासकार तो ये तक कहते हैं कि इसने षड्यंत्र रचकर मेहरुन्निसा के पति को मरवा दिया और उसको अपनी माँ, जो इसकी माँ थी सलीमा बानो, माँ नहीं थी, ये कोई थी इनकी, जो भी रही हो, तो उनकी सेवा में ये लगा देता है और बाद में चलकर ये उससे विवाह कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि नूरजहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है और नूरजहाँ की जो माँ थी अस्मत बानो बेगम, वह इत्र बनाने की कला का आविष्कार करती है और हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र इत्र बनाने के लिए वह बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उनको पहली बार सेंटर के रूप में स्थापित कौन करती है? मेहरुन्निसा की माँ अस्मत बानो बेगम। तो यहाँ पर ये इनकी लव स्टोरी आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अब देखो वीडियो के मतलब इस पेज के लास्ट में आपको एक छोटी सी शायरी सुनाता हूँ और जिसको मैंने खुद लिखा हूँ। कभी कभी मन करता है कि कुछ चीज़ें हम लोगों को बताएं, अपनी फीलिंग्स बताएं, क्योंकि अक्सर अकेलेपन में हम ऐसा अंदर से ही घुटने लगते हैं। तो मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं और प्यार कभी किसी से हुआ नहीं, तो मैं अक्सर शायरियाँ लिखता हूँ और कहीं ना कहीं मेरी किताबों में दबी रहती हैं और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मैं लिखता हूँ। और आपको भी मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता मेरे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते। तो चलिए आपके लिए पेश है। प्यार किसी एक से हुआ, शादी किसी एक से हुई और फिर नज़र कोई और आई। जिसे पाने की ख्वाहिश थी उसे पा न सका और जिसे पाया वो किसी और की मोहब्बत थी। जिससे नज़रें मिली मैं उसकी मजबूरी था, कुछ कह नहीं सकते मैं गलत था या मैंने गलत किया। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि भाई जिसको मैंने प्यार किया, जिससे पहली बार प्यार हुआ, नियति ऐसी थी, लाइफ ऐसी थी कि वो मुझे मिल ही नहीं पाई, या तो छूट गई या फिर उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी। जैसे उसके घर वालों ने उसकी शादी ज़बरदस्ती कहीं और करवाई, वैसे ही किसी और के घर वालों ने उसकी शादी मेरे साथ करवा दी। क्योंकि जब पहला प्यार नहीं रहा तो मैंने अरेंज मैरिज की और जब अरेंज मैरिज की तो एक ऐसी अनजान लड़की से शादी मैंने कर लिया जिसके बारे में बाद में मुझे पता चला कि वो भी किसी और से प्यार करती थी और उसकी शादी ज़बरदस्ती हुई। इसके बाद मुझे अट्रैक्शन हुआ किसी और से और बाद में पता चला कि उसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है और वो सिर्फ अपने पति से खुश नहीं है क्योंकि उसकी शादी भी उससे नहीं हो पाई जिससे वो प्यार करती थी। इसलिए बस वो मजबूरी में मन बहलाने के लिए मेरे साथ बातें करती है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो ये 3 लड़कियाँ मेरी ज़िंदगी में हैं, मेरा पास्ट, मेरा प्रेज़ेंट और जो मेरी एक लवर है जो कि अनजान लड़की है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ गलत कर रही हैं या फिर मैं इन तीनों के साथ धोखा कर रहा हूँ। तो ये शायरी का मतलब है, एक बार फिर से, प्यार किसी एक से हुआ, शादी किसी एक से हुई और फिर नज़र कोई और आई। जिसे पाने की ख्वाहिश थी उसे पा न सका और जिसे पाया वो किसी और की मोहब्बत थी। जिससे नज़रें मिली मैं उसकी मजबूरी था, कुछ कह नहीं सकते मैं गलत था या मैंने गलत किया। मैं गलत था मतलब मैं उनको समझ नहीं पाया और मैंने गलत किया मतलब कि मैंने उन्हें धोखा दिया। अब यही कन्फ्यूज़न है और अक्सर लोगों के साथ लाइफ में यही कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसलिए अच्छा है कि हम नियति में और भगवान में इस मामले में तो ज़रूर भरोसा कर लें कि हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए ज़रूरी होगा। गुरु ग्रंथ साहिब की एक लाइन जो मैंने अपने टेलीग्राम की डीपी में भी लगा के रखी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि औणी अणु पाण दी ख्वाहिश न कर, हर रोज़ अणु पाण दी ख्वाहिश न कर, जो तेरा है तेरे कॉल खुद चल के आएगा। मतलब हमेशा पाने की ख्वाहिश मत करो, बस मेहनत करते रहो। जो तुम्हारे नसीब में होगा, जो तुम्हारी मेहनत का फल होगा, वो तुम्हारे पास आ ही जाएगा। तो ये बात हर जगह लागू होती है, चाहे प्यार हो, किस्मत हो, लोग हों या फिर नौकरी हो। मेहनत करो, अच्छे इंसान बनो, जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। जहांगीर उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से विवाह कर लेता है। वह मेहरुन्निसा को नूर महल या फिर नूरजहां की उपाधि देता है। एक डच इतिहासकार डी लॉयड के अनुसार जहांगीर मेहरुन्निसा से पहले से प्यार करता था। वह एक साधारण परिवार से थी, इसलिए अकबर चुप था और इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति से प्यार करती थी, इसलिए जहांगीर चुप था, अकबर चुप नहीं था। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, प्लीज़ सुधार लीजिएगा। अकबर के डर के कारण वह चुप था, क्योंकि इससे पहले भी अनारकली का क्या हाल हुआ वह देख चुका था और इसी डी लॉयड के आधार पर मैंने इसकी आपको कहानी सुनाई थी। अब नूरजहां का प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप था। वह जहांगीर के साथ शिकार पर जाती, दरबार में भाग लेती तथा झरोखा दर्शन में भी उपस्थित रहती। झरोखा दर्शन क्या होता है? ये अकबर के समय से शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि हर रोज़ सुबह जो राजा रहता है वह अपनी बालकनी से, आपने देखा होगा शाहरुख खान हो या फिर अमिताभ बच्चन जैसे लोग हो, अक्सर वो अपने जन्मदिन के दिन पर क्या करते हैं कि अपनी बालकनी से अपने फैंस को शुक्रिया करते हैं कि थैंक यू भाई मुझे बर्थडे विश करने के लिए। इसी तरह जो अकबर था उसके काल से परंपरा शुरू हुई कि बालकनी पर छज्जे पर आकर अपनी प्रजा का अभिवादन स्वीकार करते थे। तो यहाँ पर से इनके दिन की शुरुआत होती थी। तो इसमें ये इनकी पत्नी भी यहाँ पर साथ होती थी। 1613 ईस्वी में नूरजहां को पादशाह बेगम की उपाधि वह देता है और उसके नाम से वह सिक्के चलवाता है। कब? 1613 ईस्वी में। सिक्के व मोहरों पर अब दोनों का नाम साथ साथ लिखा जाने लगा और ये बताता है कि जहांगीर को शायद उसकी अनारकली दिखने लगी थी नूरजहां में। अब सिक्के मोहरों पर अब दोनों का नाम साथ में लिखा जाने लगा था। नूरजहां ने अपने प्रभाव स्वरूप उसके पिता, नूरजहां के पिता को वजीर बनवाया तथा जहांगीर ने गियास बेग को एतमद-दौला की उपाधि दी। यही कारण है कि हम देखते हैं कि एतमद-दौला का मकबरा हम देखने को मिलता है। तो एतमद-दौला कौन है? गियास बेग, जो कि नूरजहां के पापा हैं। नूरजहां के भाई आसफ खां को खान-ए-सामा बनाता है। साथ ही साथ जो आसफ खां हैं, इसकी बेटी की शादी किसके साथ होती है? उसकी शादी होती है शाहजहां के साथ में, और शाहजहां की जो पत्नी रहती है मुमताज़ महल, वह यही इसकी जो पत्नी रहती है वही आगे चलकर शाहजहां उसको उपाधि देता है। ब्रिटिश का यात्री टॉमस रो भी मुगल प्रशासन पर नूरजहां गुट या नूरजहां जुनता, नूरजहां के गुट को क्या कहते थे? नूरजहां जुनता की चर्चा करता है। और इसमें कौन कौन शामिल था? तो टॉमस रो के अनुसार आसफ खां, गियास बेग, खुर्रम, शहरयार, महाबत खां जैसे लोग इसमें शामिल थे। खुर्रम ही आगे चलकर शाहजहां बनता है और खुर्रम इसमें शामिल होता है क्यों? क्योंकि आसफ खां की बेटी से उसका विवाह हुआ रहता है। नूरजहां जुनता में दरार तब आती है जब आसफ खां अपनी बेटी अंजुमन बानो बेगम, जो कि आगे चलकर मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती है, उसका विवाह खुर्रम से कर देता है। अब नूरजहां के एक पहले पति से उसकी एक बेटी होती है लाडली बेगम, वह उसका विवाह शहरयार से कर चुकी होती है और वह सोचती है कि मेरी जो बेटी है लाडली बेगम, उसका जो पति है शहरयार, वो अगला मुग़ल सम्राट बने। लेकिन यहाँ पर जो उसका भाई रहता है आसफ खां, वो भी यही चाहता है कि भाई मेरा दामाद बने राजा। तो दोनों भाई बहन अपने दामाद को लेकर झगड़ा करते हैं और यहाँ पर से इनके गुट में दरार आ जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1620 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम के नेतृत्व में कांगड़ा अभियान कर सुंदरदास बघेल, जो कि बिक्रमजीत थे, इनको हराया और कांगड़ा जीत लिया। 1622 ईस्वी में ईरान के शासक शाह अब्बास प्रथम, जो जहांगीर का अच्छा मित्र था, उसने कंधार पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर जहांगीर रहता है, वह चुप रहता है, कुछ नहीं करता है। कंधार को पुनः प्राप्त करने के लिए जहांगीर ने खुर्रम को कुछ करता है, कुछ नहीं करता बोला था, करता है। जहांगीर ने खुर्रम को कांधार जीतने के लिए आदेश दिया। खुर्रम ने कांधार पर अभियान पर जाने से पहले 3 शर्त रखी कि पंजाब के कुछ क्षेत्र उसके नियंत्रण में हो, रणथंबोर का किला उसके नियंत्रण में हो और कांधार अभियान पर जाने वाली सेना में उसके द्वारा चुने गए सैनिक हों।
अब यहाँ पर जहांगीर को पहले से ही नूरजहाँ भड़का देती है खुर्रम के खिलाफ। अब वो यहाँ कहती है कि देखो अब ये अपने बाप को ही ज्ञान दे रहा है। तो यहाँ पर जहांगीर मना कर देता है और खुर्रम फिर यहाँ विद्रोह कर देता है और आगरा के खजाने पर कब्जा करने का प्रयास करता है, लेकिन महावत खां उसे पराजित कर देता है। तो खुर्रम भागकर अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को नहीं नहीं अब जब जहांगीर शर्त नहीं मानता है उसकी खुर्रम की, तो वह विद्रोह कर देता है और आगरा के खजाने पर कब्जा करने का प्रयास करता है, लेकिन महावत खां द्वारा उसे पराजित कर दिया जाता है। खुर्रम भागकर अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के यहाँ पर संरक्षण प्राप्त करता है। मलिक अंबर दक्षिण में भू राजस्व या फिर जो बंदोबस्त करता है भूमि सुधार के, उसके कारण उसे दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है। अंततः खुर्रम विद्रोह समाप्त कर जहांगीर से संधि करता है और अपने दो पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में भेजता है। जहांगीर के काबुल अभियान के समय उसके अधिकारी महावत खां यहाँ पर विद्रोह करता है, जहांगीर को कैद कर लेता है, लेकिन नूरजहाँ अपनी सूझबूझ से जहांगीर को छुड़ा लेती है और महावत खां वहाँ से भाग खड़ा होता है और फिर वह कहाँ जाता है किसी को नहीं पता और फिर वो जहाँ जाता है उधर ही मर जाता है। 1627 ईस्वी में जहांगीर बीमार पड़ा और भीमावरम में उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर को लाहौर के समीप शाहदरा लाहौर में दफनाया गया। तो यहाँ पर ये जहांगीर थे। अब इनकी दक्कन नीति को भी हम देख लेते हैं। दक्कन नीति हम कब से पढ़ रहे हैं? अकबर के समय से पढ़ रहे हैं कि दक्षिण भारत के प्रति इसकी नीति किस तरह से रहती है। तो ये भी काफ़ी हद तक अपने पिता अकबर को फॉलो करता है और अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम को एक अबिसिनियाई मलिक अंबर की सेवा प्राप्त होती है, जो अपनी योग्यता से अहमदनगर का प्रधानमंत्री बन जाता है। अब मलिक अंबर कैसे प्रधानमंत्री बनता है ये हमने खास तौर पर तब देखा था जब हमने जो बहमनी वंश पढ़ा था और उसके बाद में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार जैसे राजवंशों को देखा था, तब हमने इसको और बेहतर तरीके से पढ़ा था। मलिक अंबर ने अहमदनगर में सैनिक, प्रशासनिक व राजस्व संबंधी सुधार किए। उसने ठेके पर राजस्व वसूली की पद्धति समाप्त की और टोडरमल की राजस्व पद्धति को लागू किया। मलिक अंबर ने बीजापुर और गोलकुंडा को साथ लेकर मुगलों द्वारा अहमदनगर के जीते गए क्षेत्रों बरार व बालाघाट पर आक्रमण कर प्राप्त किया। उसने विद्रोही खुर्रम को भी संरक्षण दिया। जहांगीर ने इसके विरुद्ध 1608 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान ए खाना को भेजा, लेकिन यह अभियान असफल रहा। 1610 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में अभियान भेजा और इसे भी वैसी सफलता नहीं मिली जैसी जहांगीर चाहता था, यानी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। 1615-16 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम के नेतृत्व में अभियान भेजा और स्वयं मांडू चला आया। हम देखते हैं कि इससे पहले भी मेवाड़ पर आक्रमण करते समय भी वह किसको भेज रहा है? अपने बेटे को भेज रहा है, खुर्रम को, और खुद कहाँ? अजमेर में जाकर निगरानी कर रहा है। तो यहाँ पर भी वो कुछ ऐसा ही करता है और इससे क्या होता है कि उसका जो बेटा रहता है खुर्रम, वह मुगलों ने मलिक अंबर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना को यहाँ पर पराजित किया और 1616 ईस्वी में बीजापुर की मध्यस्थता से अहमदनगर और मुगलों के बीच बरार बीच संधि हुई, जिसमें मुगलों को बरार और बालाघाट क्षेत्र के साथ 14 कोस अतिरिक्त भूमि प्राप्त होती है। बीजापुर और गोलकुंडा ने 12 लाख की युद्ध हर्जाना मुगलों को दिया तथा यहीं पर जहांगीर ने बीजापुर के शासक को फर्जंद यानी कि पुत्र कहा और अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां यानी कि सारे जहान का मालिक, उसने अपने बेटे को यह उपाधि दी। अब इसके बाद में देखिए कि आगे चलकर बीजापुर और मलिक अंबर के बीच मनमुटाव होने की स्थिति में मलिक अंबर द्वारा बीजापुर की राजधानी नौरसपुर पर आक्रमण कर वह उसे जला देता है। इससे बीजापुर व अहमदनगर के संबंध बिगड़ जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि मलिक अंबर की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन दक्षिण की जो दक्कन नीति है यहाँ पर, वह काफ़ी हद तक सफल होती है जहांगीर की। और फिर हम आगे देखेंगे शाहजहाँ के बारे में और भी किस तरह के कदम ये दक्कन नीति के विषय में उठाते हैं। तो यहाँ पर से हमने समझने का प्रयास किया जहांगीर, उनके काल की नीतियाँ और उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर उनके प्रशासनिक जीवन, प्रमुख युद्धों के बारे में भी हमने देखा।
तो हमें यहाँ पर समझ में, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को और बेहतर तरीके से समझें, बार बार अच्छे से रिवीजन करें, और टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाएं और बाकायदा टेलीग्राम पर जाकर इन नोट्स को आप देखें, और बराबर आप खुद भी नोट्स बनाएं और रिवाइज़ करें। इससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर होगी। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।